सब लोग जरा कल्पना करें, कार्यस्थल पर एक महिला के खिलाफ बहुत गंभीर भेदभाव और मानसिक उत्पीड़न का मामला सामने आता है। ऐसा अक्सर देखने को मिलता है। बिल्कुल, लेकिन यहाँ क्या होता है कि पुलिस के पास जाने से पहले ही एक नेशनल कमीशन के अधिकारी सीधे उस कंपनी के दफ्तर पहुंच जाते हैं। अच्छा। हाँ, और वो कंपनी के सीईओ से सबूत मांगने लगते हैं। मतलब बड़े बड़े अधिकारियों को समन भेजकर अपने सामने हाजिर होने का एकदम कानूनी आदेश दे देते हैं। ये तो बहुत बड़ी पावर हो गई, है ना? तो अब यहाँ सब सुनने वालों के लिए एक सीधा सवाल है, क्या ये कमीशन, जिसके पास गवाहों को बुलाने की और दस्तावेजों को जब्त करने की इतनी बड़ी ताकत है, क्या वो सीधा उस सीईओ को सजा सुना सकता है? ये सवाल बहुत ट्रिकी है। क्या वो कमीशन किसी को सीधे जेल भेज सकता है? अगर सब लोगों को इसका जवाब हाँ लग रहा है, तो यही कानूनी समझ की सबसे बड़ी गलती होती है। और मैं बता दूं कि यही वो बिंदु है जहां कानून के विद्यार्थियों से लेकर आम नागरिक तक हर कोई गच्चा खा जाता है। बिल्कुल। मतलब ज्यादातर लोग ये मान लेते हैं कि अगर किसी संस्था के नाम में कमीशन लगाए और वो कोर्ट की तरह समन भेज रही है, तो उसके पास सजा देने की ताकत भी होगी। हाँ, स्वाभाविक सी बात लगती है ये तो, है ना? लेकिन असल में इस संस्था की असली ताकत किसी को जेल भेजने में नहीं है, बल्कि पूरे सिस्टम को मजबूर करने में है। और ये सिस्टम कैसे काम करता है, इसकी शक्तियों की सीमा रेखा कहाँ खींची है, ये समझना बेहद दिलचस्प होने वाला है। एकदम सही कहा। तो वकील साहब यूट्यूब चैनल के इस विशेष गहरी चर्चा में सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का हमारा विषय है नेशनल कमीशन फॉर विमेन, यानी NCW। बिल्कुल, NCW। आज की इस चर्चा में हम इस संस्था के कानून, इसकी बनावट, इसकी असली ताकत और उन ऐतिहासिक मुकदमों को पूरी तरह से डिकोड करेंगे जिन्होंने भारत में महिलाओं के अधिकारों की दिशा ही बदल दी। और मैं ये साफ कर दूं कि आज का हमारा मिशन सिर्फ कानूनी धाराओं को पढ़कर सुनाना नहीं है। हाँ, वो तो बहुत बोरिंग हो जाएगा। एकदम। आज की इस विस्तृत चर्चा के बाद नेशनल कमीशन फॉर विमेन एक्ट 1990 का पूरा कॉन्सेप्ट, उसके पीछे की वजहें विद्यार्थियों के दिमाग में हमेशा के लिए लॉक हो जाएंगी। मतलब कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो या कोर्ट रूम की बहस, इस विषय पर कोई कंफ्यूजन नहीं बचेगा। बिल्कुल कोई कंफ्यूजन नहीं। तो इस कहानी की शुरुआत किसी किताबी परिभाषा से नहीं करते हैं, बल्कि जमीनी हकीकत से करते हैं। बताइए। मतलब मान लीजिए कोई महिला घरेलू हिंसा का शिकार है, या किसी फैक्ट्री में महिला मजदूरों के साथ अमानवीय व्यवहार हो रहा है। हाँ, ये जमीनी सच्चाई है। तो ऐसे में हमारी जो सामान्य कानूनी प्रक्रियाएं हैं ना, जैसे पुलिस स्टेशन जाकर FIR दर्ज कराना या कोर्ट में मुकदमा लड़ना, ये कई बार बहुत लंबी और थका देने वाली होती हैं। असल में फाइलों के बोझ तले मामले सालों तक दबे रहते हैं। एकदम। तो ऐसी स्थिति में एक ऐसी संस्था की, एक नेशनल वॉचडॉग की सख्त जरूरत थी, जो बिना किसी लाल फीताशाही के सीधे दखल दे सके। बिल्कुल, एक ऐसी संस्था जो सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के अधिकारों पर पैनी नजर रखे। हाँ। और मैं बताऊं, इसी ऐतिहासिक जरूरत को पूरा करने के लिए भारत सरकार ने नेशनल कमीशन फॉर विमेन एक्ट 1990 पास किया। अच्छा, 1990 में? हाँ, और इसी कानून के तहत फिर जनवरी 1992 में इस कमीशन की स्थापना की गई। अब यहाँ विद्यार्थियों के लिए मेरी तरफ से एक बहुत बड़ा मेमोरी लॉक है। वो क्या है? जब भी NCW का जिक्र होना, तो परीक्षा में या नोट्स में एक कीवर्ड दिमाग में तुरंत आना चाहिए, और वो है स्टैट्यूटरी बॉडी। एक सेकेंड जी। कई बार ये शब्द सुनने को मिलता है, स्टैट्यूटरी बॉडी, लेकिन जब हम भारत के चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन या UPSC की बात करते हैं जी, तो उन्हें तो संवैधानिक संस्था कहा जाता है। बिल्कुल कहा जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो क्या NCW को सीधे संविधान से अपनी ताकत नहीं मिलती? यही सबसे बड़ा अंतर है जिसे स्पष्ट होना चाहिए सबके लिए। देखिए, चुनाव आयोग या सुप्रीम कोर्ट का जिक्र सीधे भारत के मूल संविधान के अनुच्छेदों में किया गया है। अच्छा। लेकिन NCW का जिक्र मूल संविधान में कहीं नहीं था। तो फिर ये कैसे बनी? इसे बनाने के लिए संसद में बाकायदा एक विशेष कानून पास किया गया, और कानूनी भाषा में संसद द्वारा पारित कानून को स्टैट्यूट कहा जाता है। ओहो, अब समझी। है ना? इसीलिए जो संस्था किसी स्टैट्यूट के जरिए जन्म लेती है, उसे स्टैट्यूटरी बॉडी कहते हैं। मतलब इसकी सारी शक्तियां और काम करने का तरीका सब कुछ उस 1990 के कानून में ही लिखा हुआ है। एकदम सही पकड़े हैं। इसे अगर मैं एक आम जिंदगी के उदाहरण से समझाऊं, तो NCW उस फायर इंस्पेक्टर की तरह है जिसे शहर में आग लगने से रोकने और सुरक्षा नियमों की जांच करने के लिए रखा गया है। ये अच्छा उदाहरण है। लेकिन
वो किसी भी इमारत में घुसकर जांच कर सकता है, कागजात मांग सकता है। बिल्कुल। और अगर वहां सुरक्षा में कोई कमी मिलती है तो वो एक ऐसी पक्की रिपोर्ट बनाता है जिसके आधार पर प्रशासन को एक्शन लेना ही पड़ता है। ये फायर इंस्पेक्टर वाला उदाहरण इस संस्था की भूमिका को एकदम सटीक तरीके से समझाता है। शुक्रिया। असल में ये संस्था जेंडर आधारित भेदभाव की जांच करने और सरकार को नीतियां सुधारने के लिए मजबूर करने के लिए ही बनाई गई है। लेकिन एक बात बताइए, ये फायर इंस्पेक्टर वाली टीम बनती कैसे है? मतलब इस संस्था को चलाता कौन है? हाँ, इसकी संरचना समझना बहुत जरूरी है और इसे याद रखने का एक बहुत ही आसान फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला? 1+5+1। 1+5+1। इसके पीछे का तर्क क्या है? मतलब कौन होते हैं ये लोग? मैं समझाता हूँ। इस फॉर्मूले में सबसे पहले आती हैं एक चेयरपर्सन, जिन्हें महिलाओं के हितों के क्षेत्र में काम करने का लंबा अनुभव होना चाहिए। ठीक है, एक चेयरपर्सन हो गई। उनके साथ 5 सदस्य होते हैं और कानून कहता है कि इन 5 सदस्यों का अनुभव अलग अलग क्षेत्रों से होना चाहिए। अलग अलग क्षेत्र मतलब? जैसे कोई कानून का जानकार हो, कोई ट्रेड यूनियन या लेबर मूवमेंट से जुड़ा हो, किसी के पास इंडस्ट्री मैनेजमेंट का अनुभव हो, या फिर कोई शिक्षा और समाज सेवा के क्षेत्र से हो। अच्छा, तो ये विविधता इसलिए रखी गई है ताकि हर तरह के मुद्दों को गहराई से समझा जा सके। बिल्कुल सही। और अंत में जो आखिरी वन है वो होता है एक मेंबर सेक्रेटरी। ये आमतौर पर एक सीनियर आईएएस अधिकारी होते हैं जो सारे प्रशासनिक और कागजी काम संभालते हैं। अब यहाँ ना मेरे दिमाग में एक बहुत महत्वपूर्ण बात आ रही है। बताइए। कानून के अनुसार इन सभी की चेयरपर्सन से लेकर सदस्यों तक की नियुक्ति सीधे केंद्र सरकार करती है ना? जी बिल्कुल, सेंट्रल गवर्नमेंट ही नियुक्त करती है। तो यहीं एक बड़ा सवाल उठता है, अगर केंद्र सरकार ही पूरी टीम को चुन रही है तो क्या ये संस्था सच में स्वतंत्र रह सकती है? मेरा मतलब है, मान लीजिए अगर किसी सरकारी विभाग या मंत्रालय में ही महिलाओं के अधिकारों का हनन हो रहा हो, तो क्या केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए गए ये सदस्य उसी सरकार के खिलाफ बेखौफ होकर कड़ा एक्शन ले पाएंगे? आपने बहुत ही तीखा और जरूरी सवाल उठाया है। और अगर हम कानून के जानकारों की बात सुने तो एनसीडब्ल्यू की ये सबसे बड़ी आलोचनाओं में से एक है। हाँ, क्योंकि राजनीति का असर तो होगा ही। एकदम। अक्सर ये डिबेट होती है कि चूंकि नियुक्तियां सीधे सत्ता में बैठी सरकार करती है और उनके पास सदस्यों को हटाने की शक्ति भी होती है, इसलिए इस संस्था पर राजनीतिक प्रभाव की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। मतलब ये एक बहुत बड़ा लूपहोल है। जी। और जब भी इस विषय पर परीक्षा में विश्लेषणात्मक जवाब लिखना हो तो विद्यार्थियों को इस लिमिटेशन का जिक्र जरूर करना चाहिए। एक मजबूत संस्था के लिए उसकी वित्तीय स्वतंत्रता बहुत मायने रखती है। बिल्कुल, किसी भी संस्था की असल परीक्षा उसकी स्वतंत्रता और काम करने के तरीके में ही होती है। सही बात है। तो चलिए मान लेते हैं कि टीम बन गई और वे अपने ऑफिस में बैठ गए, लेकिन जब जमीन पर कोई घटना होती है तो ये कमीशन एक्शन कैसे लेता है? अब असली ट्विस्ट यहाँ आता है कि इनकी शक्तियां क्या हैं। इस सवाल का जवाब नेशनल कमीशन फॉर विमेन एक्ट के सेक्शन 10 में छिपा है। सेक्शन 10? जी, किसी भी कानूनी चर्चा के लिए एनसीडब्ल्यू का सेक्शन 10 सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसी में इनके सभी काम विस्तार से बताए गए हैं। तो इनका सबसे मुख्य काम क्या है? इनका सबसे मुख्य काम है महिलाओं के संवैधानिक और कानूनी अधिकारों के उल्लंघन की शिकायतों की जांच करना। इसमें दहेज प्रताड़ना, कार्यस्थल पर भेदभाव या पुलिस की लापरवाही जैसे मामले शामिल हैं। और मैंने ये भी सुना है कि ये जेलों और रिमांड होम का दौरा भी करते हैं। वो कैसे होता है? हाँ, सेक्शन 10 के तहत ही इनको ये पावर मिली है कि वे देश की किसी भी जेल या महिलाओं के शेल्टर होम का बिना किसी पूर्व सूचना के निरीक्षण कर सकते हैं। मतलब सरप्राइज विजिट? एकदम सरप्राइज। वे वहां जाकर सीधे महिला कैदियों से बात कर सकते हैं, यह देखने के लिए कि उन्हें मूलभूत सुविधाएं मिल रही हैं या नहीं। और अगर वहां कुछ गलत मिलता है तो वे तुरंत जेल प्रशासन और राज्य सरकार को सुधार के लिए नोटिस जारी कर देते हैं। लेकिन भारत जैसे विशाल देश में जहां करोड़ों महिलाएं रहती हैं, ये उम्मीद करना कि हर पीड़ित महिला दिल्ली आकर ऑफिस में लिखित शिकायत दर्ज कराएगी, ये तो थोड़ा अव्यवहारिक लगता है। बिल्कुल अव्यवहारिक है। तो क्या एनसीडब्ल्यू को एक्शन लेने के लिए किसी औपचारिक शिकायत का इंतजार करना पड़ता है? बिल्कुल नहीं। और यहीं पर कानून का एक बहुत ही ताकतवर टूल सामने आता है जिसे सुओ मोटो कहा जाता है। सुओ मोटो? हाँ, सुओ मोटो एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब है खुद से संज्ञान लेना। मतलब एनसीडब्ल्यू को किसी 100 पन्ने की फॉर्मल पिटीशन की जरूरत नहीं है। अरे वाह,
मतलब ये तो एक एक्टिव रडार की तरह काम करता है जो सिर्फ इनबॉक्स पर निर्भर नहीं है। एकदम सही। अगर सुबह अखबार में किसी अपराध की खबर छपती है या सोशल मीडिया पर कोई वीडियो वायरल हो जाता है तो कमीशन खुद ही एक्शन ले सकता है। मतलब ये तो बैटमैन की तरह है जो किसी की कंप्लेंट का इंतजार नहीं करता बल्कि खबर मिलते ही खुद एक्शन मोड में आ जाता है। हाँ हाँ, बिल्कुल बैटमैन वाली बात है। मीडिया रिपोर्ट्स या पब्लिक फोरम की चर्चा के आधार पर कमीशन खुद एक्शन लेता है। वे तुरंत उस राज्य के डीजीपी या मुख्य सचिव से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांग लेते हैं। इससे ना स्थानीय पुलिस पर भारी दबाव बनता है कि वो मामले को दबा ना सके। बहुत बढ़िया। लेकिन अब यहाँ उस सबसे बड़े ट्रैप की बात करते हैं जिसका जिक्र हमने शुरुआत में किया था। जी बताइए। जब एनसीडब्ल्यू जांच कर रहा होता है, सबूत जुटा रहा होता है, तो वो किस प्रक्रिया का पालन करता है? देखिए, जब एनसीडब्ल्यू सेक्शन 10 के तहत जांच करता है ना, तो कानून उसे सिविल कोर्ट की शक्तियां प्रदान करता है। सिविल कोर्ट? हाँ, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के तहत जो ताकतें एक दीवानी अदालत के पास होती हैं, वही ताकतें एनसीडब्ल्यू के पास आ जाती हैं। इसे थोड़ा व्यवहारिक रूप में समझाइए ना। मतलब अगर किसी बड़ी कंपनी के बॉस पर आरोप है तो ये सिविल कोर्ट वाली पावर कैसे काम करेगी? इसका सीधा मतलब यह है कि एनसीडब्ल्यू उस बॉस को या किसी भी बड़े अधिकारी को समन भेजकर दिल्ली तलब कर सकता है। अच्छा। और समन सिर्फ एक इनविटेशन नहीं है, ये एक कानूनी आदेश है कि आपको फला तारीख को पेश होना ही पड़ेगा। इसके अलावा वे कोई भी गोपनीय दस्तावेज तलब कर सकते हैं और सबसे बड़ी बात, वे गवाहों से एफिडेविट यानी शपथ पत्र पर गवाही ले सकते हैं। एक सेकंड, अगर कोई हलफनामे पर झूठ बोले या समन मिलने के बाद भी जाने से मना कर दे तो क्या होगा? क्या कोई उस समन को हल्के में ले सकता है? अगर कोई समन को इग्नोर करता है तो उसे कानूनी परिणाम भुगतने पड़ते हैं, क्योंकि समन की अनदेखी करना या हलफनामे पर झूठ बोलना भारतीय दंड संहिता के तहत अपराध बन जाता है। अच्छा। कमीशन खुद सजा नहीं देगा, लेकिन वो पुलिस को उस व्यक्ति के खिलाफ असहयोग और झूठी गवाही का मुकदमा दर्ज करने का आदेश दे सकता है। तो मतलब कोई भी इनके नोटिस को रद्दी की टोकरी में नहीं डाल सकता? बिल्कुल नहीं। तो अब वापस उसी हुक वाले सवाल पर आते हैं। कमीशन ने जांच कर ली, अधिकारियों को बुला लिया और साबित हो गया कि कंपनी का बॉस दोषी है। तो क्या एनसीडब्ल्यू उस बॉस को सीधे 5 साल की सजा सुना सकता है? और यही वो मेमोरी लॉक है जिसे कभी नहीं भूलना है। इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। जी। एनसीडब्ल्यू कोई अदालत नहीं है। इनके पास कोई प्यूनिटिव पावर यानी सजा देने की ताकत नहीं है। इनकी पूरी जांच और उसके नतीजे सिर्फ और सिर्फ सिफारिशी प्रकृति के होते हैं। अच्छा, मतलब एनसीडब्ल्यू इज रेकमेंडेटरी नॉट प्यूनिटिव। एकदम। मतलब ये इतनी बड़ी जांच करने के बाद अंत में सिर्फ एक सिफारिश देते हैं। हाँ, लेकिन ये कोई मामूली सलाह नहीं होती। वे अपनी रिपोर्ट पूरे सबूतों के साथ सरकार या पुलिस को भेजते हैं। उस रिपोर्ट में साफ लिखा होता है कि पुलिस को तुरंत एफआईआर दर्ज करके प्रोसिक्यूशन शुरू करना चाहिए। लेकिन अगर कोई सजा ही नहीं दे सकता तो उसकी रिपोर्ट का इतना खौफ क्यों होता है? मतलब अगर पुलिस को रिपोर्ट मिली तो क्या वो उसे फाइल में दबाकर नहीं बैठ सकते? सोचने में तो ऐसा लगता है कि दबा देंगे, लेकिन व्यवहारिक रूप में ऐसा करना बहुत मुश्किल है। वो कैसे? क्योंकि जब एनसीडब्ल्यू कोई सिफारिश करता है तो उसके पीछे एक वैधानिक वजन होता है। अगर कोई विभाग उसे खारिज करता है तो उसे लिखित में कारण बताना पड़ता है कि एक्शन क्यों नहीं लिया। ओहो। और सबसे बड़ी बात, कमीशन अपनी सालाना रिपोर्ट संसद में पेश करता है। अच्छा, संसद में? हाँ, तो अगर किसी मंत्रालय ने काम नहीं किया तो उसे संसद के पटल पर जवाब देना पड़ता है। इस पूरी प्रक्रिया से जो मीडिया और संस्थागत दबाव बनता है ना, वो दोषियों को सजा तक पहुंचाने में बड़ा रोल निभाता है। ये बहुत ही शानदार विश्लेषण है। मतलब एनसीडब्ल्यू खुद सजा नहीं देता, लेकिन न्याय की उस सोई हुई मशीनरी को चालू कर देता है। बिल्कुल सही कहा। अब एक कदम और आगे बढ़ते हैं। कानून सिर्फ शिकायतों तक सीमित नहीं है। हमने बात की थी कि एनसीडब्ल्यू संविधान का कवच भी है। जी। तो वो कौन से प्रमुख अधिकार हैं जिनकी रक्षा करना इनका काम है? देखिए, भारत का संविधान महिलाओं को बेहद मजबूत अधिकार देता है। जैसे आर्टिकल 14 जो कानून के सामने समानता की गारंटी देता है। फिर आर्टिकल 15 क्लॉज 3 जो राज्य को शक्ति देता है कि वो महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान बना सकता है। इसके अलावा आर्टिकल 16 रोजगार में समान अवसर की बात करता है। हाँ। और नीति निर्देशक तत्वों में आर्टिकल 39 समान वेतन की बात करता है और आर्टिकल 42 मातृत्व लाभ सुनिश्चित करता है। ये अनुच्छेद सुनने में तो बहुत प्रभावशाली लगते हैं, लेकिन अक्सर कागजों पर लिखी बातें
असल जिंदगी में तो लागू नहीं होती ना। ये तो है। तो इन अधिकारों ने असल जिंदगी में कैसे काम किया, इसे समझने के लिए कुछ केस लॉ स्टोरी मोड में चलते हैं। बिल्कुल, चलिए। सबसे पहले बात करते हैं एयर इंडिया बनाम नरगेश मिर्जा केस की। मैंने सुना है इसके तथ्य बहुत चौंकाने वाले हैं। ये भारतीय कानूनी इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण मुकदमों में से एक है। मैंने पढ़ा था कि एयर इंडिया ने अपनी एयर हॉस्टेसेस के लिए नियम बनाया था कि अगर वो 35 साल की उम्र पार कर लेती हैं तो उन्हें रिटायर होना पड़ेगा। हाँ, यही नियम था। और ये भी कि अगर वो नौकरी ज्वाइन करने के 4 साल के भीतर शादी कर लेती हैं या अगर वो पहली बार प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। सोचिए। मतलब सिर्फ गर्भवती होने पर नौकरी से निकाल देना, ये तो सीधे सीधे एक महिला के अस्तित्व पर ही हमला था। एकदम। और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसी लहजे में इस नियम की धज्जियां उड़ाई थी। कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने इन शर्तों को सिरे से मनमाना और असंवैधानिक करार दिया। उनका तर्क बहुत स्पष्ट था कि पहली प्रेगनेंसी पर महिला को नौकरी से निकालना इंसानियत के खिलाफ तो है ही, साथ ही ये सीधे तौर पर आर्टिकल 14 यानी समानता के अधिकार का घोर उल्लंघन है। कोर्ट ने साफ कहा कि आप एक महिला को उसके जैविक अधिकारों के कारण रोजगार से वंचित नहीं कर सकते। ये केस वाकई साबित करता है कि जब बड़ी संस्थाएं भी भेदभाव करती हैं तो संविधान कैसे ढाल बनता है। बिल्कुल बनता है। ऐसा ही एक और हैरान करने वाला मामला था सीबी मुथम्मा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। इसके तथ्य तो और भी ज्यादा अजीब हैं। हाँ, सीबी मुथम्मा भारत की पहली महिला आईएफएस अधिकारी थी। इतनी बड़ी परीक्षा पास करके वो वहां पहुंची, लेकिन उनके सामने एक अजीब नियम खड़ा कर दिया गया। असल में उस समय के नियमों के अनुसार अगर कोई महिला आईएफएस अधिकारी शादी करना चाहती थी तो उसे सरकार से पहले लिखित अनुमति लेनी पड़ती थी। अरे बाप रे! और बात यहीं खत्म नहीं होती। नियम यह भी था कि अगर सरकार को लगा कि पारिवारिक जिम्मेदारियां काम में रुकावट बन रही हैं, तो सरकार उसे कभी भी नौकरी से इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर सकती थी। मतलब सबसे बड़ी विडंबना तो ये थी ना कि ये नियम पुरुष अधिकारियों पर लागू नहीं होता था। बिल्कुल नहीं होता था। एक पुरुष शादी के बाद आराम से नौकरी कर सकता था, लेकिन महिला के लिए शादी एक रुकावट मान ली गई। और यही वो बिंदु था जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त एतराज जताया। कोर्ट ने क्या रीजनिंग दी? कोर्ट ने इस नियम को रद्द करते हुए कहा कि ये आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 का सीधा उल्लंघन है। सिर्फ महिला होने के कारण किसी पर ऐसी बेतुकी शर्तें नहीं थोपी जा सकती। और एनसीडब्ल्यू जैसी संस्थाओं का एक बड़ा काम यही है कि वे ऐसे नियमों की समीक्षा करते रहें ताकि मुथम्मा या नरगेश मिर्जा जैसे मामलों को दोबारा पनपने का मौका न मिले। सही बात है। अगर कोई कानून महिलाओं के खिलाफ है तो एनसीडब्ल्यू सरकार को संशोधन की सिफारिश कर सकता है। एकदम सही। अब एक तीसरा केस भी है जिसके बिना ये चर्चा पूरी नहीं हो सकती। विशाखा बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान। बहुत ही लैंडमार्क केस है ये। 1990 के दशक में जब भवरी देवी के साथ भयानक उत्पीड़न हुआ, तब एक बहुत बड़ा कानूनी शून्य सामने आया था। हाँ, क्योंकि उस समय कार्यस्थल पर यौनोत्पीड़न को रोकने के लिए कोई कानून ही नहीं था। तो ऐसे में कोर्ट ने क्या किया? चूंकि संसद ने कानून नहीं बनाया था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने खुद आर्टिकल 14 1921 के तहत विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए, जिन्हें हम विशाखा गाइडलाइंस कहते हैं। बिल्कुल। इन्हीं गाइडलाइंस ने पहली बार तय किया कि कार्यस्थल पर सुरक्षा नियोक्ता की जिम्मेदारी है, और यही आगे चलकर 2013 के पॉश एक्ट की नींव बने। तो सब सुनने वाले विद्यार्थी ध्यान दें, जब भी परीक्षा में जवाब लिखना हो तो सिर्फ धाराओं को लिख देना काफी नहीं है। एकदम सही। इन 3 केस लॉ, नरगिस मिर्जा, मुथम्मा और विशाखा केस को अनुच्छेदों के साथ जोड़कर समझाना ही वो तरीका है जिससे सबसे ज्यादा नंबर मिलते हैं। और यही कानूनी तर्क समझने की असली कला है। अच्छा, अब एक छोटा सा कंफ्यूजन दूर करते हैं जो अक्सर सबको आता है। जी, पूछिए। जब हमारे देश में पहले से एक ताकतवर नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन यानी एनएचआरसी मौजूद है, तो अलग से एनसीडब्ल्यू क्यों चाहिए? क्या महिलाओं के अधिकार मानवाधिकार नहीं है? ये बहुत ही तार्किक सवाल है। देखिए, एनएचआरसी 1993 के कानून से बना है और उसका दायरा बहुत विशाल है। वो आतंकवाद, बाल मजदूरी, जेलों की दुर्दशा सब पर काम करता है। मतलब एनएचआरसी एक जनरल फिजिशियन की तरह है जो पूरे शरीर का इलाज करता है। बहुत खूब। लेकिन जब बात भारतीय समाज की आती है तो यहाँ महिलाओं ने जिस तरह का संस्थागत भेदभाव झेला है उसकी परतें बहुत गहरी हैं। बिल्कुल। दहेज प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या जैसे विशेष मुद्दों को जनरल बॉडी की फाइलों के बीच न्याय नहीं मिल सकता। इसीलिए
एनसीडब्ल्यू को एक स्पेशलिस्ट संस्था के रूप में बनाया गया जिसका पूरा फोकस सिर्फ महिलाओं पर हो। मतलब दोनों सिफारिशी हैं, दोनों के पास सिविल कोर्ट की ताकत है, लेकिन एक जनरल है और एक स्पेशलिस्ट। एकदम सटीक समझे आप। तो इस गहरी चर्चा को अब समेटने का समय आ गया है। चलिए 30 सेकंड में इस पूरे टॉपिक का कॉन्सेप्ट लॉक दिमाग में बिठा लेते हैं। बिल्कुल। सब लोग ध्यान दें। पहली बात, एनसीडब्ल्यू एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो 1990 के कानून से बनी है। दूसरी बात, इसकी संरचना 1+5+1 है, जिनकी नियुक्ति केंद्र सरकार करती है। तीसरी बात, सेक्शन 10 ये सुओमोटो एक्शन लेने और जेलों का निरीक्षण करने की शक्ति देता है। और चौथी सबसे अहम बात, इसके पास जांच के लिए सिविल कोर्ट की शक्तियां हैं, लेकिन सजा देने की ताकत नहीं है। मतलब नेचर में ये सिर्फ रिकमेंडेटरी है। अगर ये सब समझ लिया तो कोई भी एग्जामिनर कंफ्यूज नहीं कर सकता। बिल्कुल नहीं कर सकता। लेकिन चर्चा खत्म करने से पहले मैं सुनने वालों के लिए एक वैचारिक सवाल छोड़ना चाहता हूँ। वो क्या? हम लगातार कह रहे हैं कि एनसीडब्ल्यू सजा नहीं दे सकता, लेकिन जरा सोच कर देखिए, अगर भविष्य में कानून बदल दिया जाए, अच्छा, अगर इनके सुझावों को बाध्यकारी कर दिया जाए और इन्हें सीधे सजा देने की ताकत मिल जाए तो क्या होगा? क्या इससे जमीनी स्तर पर रातों रात सुधार आ जाएगा, या फिर इससे हमारे सिस्टम में एक पैरेलल कोर्ट खड़ी हो जाएगी जहां एक संस्था, पुलिस, वकील और जज तीनों का काम करने लगेगी? बाप रे, ये तो वाकई सोचने वाली बात है कि शक्ति का संतुलन कहाँ होना चाहिए। बिल्कुल, इस पर सब लोग खुद विचार करें। कानूनी बारीकियां आपके दिमाग में एकदम क्लियर हो गई हैं, तो इस चर्चा को शेयर जरूर करें। और वकील साहब, YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली गहरी चर्चा में। सुरक्षित रहें और जागरूक रहें।